स्टेट द मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या करो मालूम, 10 मार्क्स में भी आया तो यही आंसर को खोल के लिख देना है। इसका नेक्स्ट उसमें वो भी है, ठीक है, 12 मार्क्स में। और जो है तुम्हारे को ये 4 मार्क्स में आया तो इतना आंसर बना के लिख देना। ओन से लिखो पॉइंट्स, खाली समझ लो। अकाउंटिंग के वास्ते जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते गई, रीज़न उसका मकसद क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है एक्चुअली, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग बोलते हो नोट करना ट्रांजैक्शन, क्लासीफाई उसको छांटना, कौन से अकाउंट में क्या जाना है, समराइज फिर पूरे अकाउंट के टोटल प्रॉपरली ले लेना, यानी कि तरतीब में लाना ओवरऑल। दैट इज अकाउंटिंग, दैट्स इट। ओके, सो इसमें जो है अकाउंटिंग क्या है, अपने को कोई भी चीज़ जो है अपन जनरल एंट्रीज जो नोट करते हैं रिकॉर्डिंग में आता हो, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर अकाउंट्स में डालना, फिर उसके टोटल वगैरह प्रॉपर करना, दैट इज अकाउंटिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ऑब्जेक्टिव्स कई को करते हैं भाई अकाउंट्स अपन। सबसे पहला है मेंटेन अ सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल। अकाउंटिंग करेंगे तो अपने को तरतीब से मालूम होता है कहाँ हिसाब जा रहा, कहाँ पैसे जा रहे, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते। ओके, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, टू एवेल्युएट प्रॉफिटेबिलिटी और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, बिजनेस। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा, कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, कैसा मालूम होता, जब आप हिसाब करेंगे तो मालूम होता, जब आप अकाउंट्स करेंगे तो मालूम होता। टू असर्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। अपने को बैलेंस शीट से मालूम होता है कि अपने एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आई बात समझ में? उससे अपने को मालूम होता कितने देना है अपने को और कितने बचे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें किससे मालूम हो रहे हैं अपने को, अकाउंट्स। आगे समझ में, जितना खोल के लिख सकते हैं इसको आप एक्सपेंड कर लो। डन, चलो सेम यही है, देखो वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट करना है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पूछा तो वही है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ही चीज़। अकाउंट्स किसका करते हैं अपन, फाइनेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये चीज़ें क्या में इस्तेमाल करते हैं अपन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो जो जो अकाउंट्स आते हैं पूरे डाल दो, FA1 ही है ना आपका, पूरे अकाउंट्स उसके अंदर डाल दे सकते। अगर बात समझ में, 100 बार आ सकते, जितना आप आंसर को बड़ा करना है कर लो। चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशंस, उसमें कोई सा भी एक डेफिनेशन लिख दो। जो भी बताया मैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। एक डेफिनेशन को एक्सपेंड करके लिख दो। ऑब्जेक्टिव्स में अब भी जो पढ़े वही ऑब्जेक्टिव्स लिखने का है, होगा आंसर। अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस कहीं को अपने को अकाउंट, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्लेन इन द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट एट इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। अकाउंट्स आएंगा तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अकाउंटिंग इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इफेक्टिवली फॉर एंजॉइंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको मालूम रहेगा आपको अकाउंट्स, आपकी कंपनी कैसी चल रही, तो आप कंपटीशन में कहाँ खड़े हुए आपको मालूम होता है, कंपटीशन के हिसाब से आप मैनेज कर सकते, ठीक है ना। लिख ले सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो है आपको डिप्रिसिएशन में अगर प्रॉब्लम खा लिया तो थियरी देता हूँ, तो तैयारी पूरे तरीके से जाओ। अगर जनरल एंट्रीज खा गया तो अकाउंटिंग का आंसर देता हूँ। आगे बात समझ में, जनरल एंट्रीज खा लिया तो अकाउंटिंग का आंसर देता हूँ। अगर नहीं है, डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम खा लिया तो डिप्रिसिएशन का थियरी देता हूँ। इसलिए तैयारी दोनों तरफ की कर लेके जाना। आगे बात समझ में, आपको मालूम है डिप्रिसिएशन कई को करते हैं, ठीक है। बताए तो मोटा मोटा हिसाब बोल देता हूँ। अब मेरी कंपनी में करीब 50 मशीन्स है, तो अब मेरे को हर साल के एंड में मेरी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू मेरे को मालूम रहना। तो मेरे पास 50 मशीन आ तो मैं लिया आऊँगा, 1-1 लाख की एक मशीन होंगी, 50 लाख के लिया मैं। साल भर के बाद सेम वैल्यू रहेंगी क्या उसकी? नहीं। अब उसमें कुछ मशीन 12 घंटे चलती, कुछ 16 घंटे चलती, कुछ 24 घंटे चलती, कुछ 6-6 महीने नहीं चलती। अब मैं एक मशीन का रेटिंग तो चेक कर लेते नहीं बढ़ सकता कितना चली। मैं ओवरऑल एक मेथड बनाता हूँ
चलो न को चलो हर साल उसके 10% कम, उससे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू का अंदाज़ा लग जाता, दैट इज डिप्रिसिएशन। डन, ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं इसके अंदर। चलो, डिप्रिसिएशन, द एक्सपेंसेस विच रिजल्ट फ्रॉम द यूज। डिप्रिसिएशन होता है कि कोई चीज़ जब आप एसेट यूज करते तो उसमें वेयर एंड टेयर होता। वेयर एंड टेयर बोल तो थोड़ा बहुत जो है ना फटता, छटता, ख़राब होता, यूज़ होता, घसे जाता, उसको बोलेंगे वेयर एंड टेयर। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू बेस्ट है। अपनी गाड़ी कोई भी ला के ठोकता तो भी अपने, सही है ना, तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पिकल, डिप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्वालिटी भी कम होती, क्वांटिटी भी कम होती। आ गई बात समझ में? गाड़ी का एग्जाम्पल याद रख लेना अपनी, सिंपल। इसमें दो रीजन्स आते, इंटरनल रीजन्स होता डिप्रिसिएशन करने का और एक्सटर्नल रीजन भी होता। इंटरनल के 2-3 याद रख लो। पहला तो ड्यू टू वेयर एंड टेयर बोल के समझा दिया हमने। दूसरा है ड्यू टू यूजेज ऑफ फिक्स एसेट। नो था वो, नो गलत है। ड्यू टू यूजेज ऑफ फिक्स एसेट, अब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू कम होती है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, अगर सही मेंटेन भी नहीं करे और ज़्यादा वैल्यू उसकी कम होती है। ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन पैटर्न, ये उतना ज़रूरी नहीं है। एक्सटर्नल रीजंस में क्या है, एसेट्स बिकेम आउटडेटेड बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। आईफोन नया जैसा आता है ऑटोमेटिक पुराने की वैल्यू गिर जाती। दूसरा इम्प्रूवमेंट, सेम आईफोन नए में नया कैमरा, नए ऑप्शन देता, दूसरे की वैल्यू गिर जाती। लॉस ऑफ डिमांड, ओके, चेंज इन फैशन, पूरा आईफोन पे चाहिए, ठीक है, हुसैन को लग रहा है चेंजेस इन गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स। नको मेरे को नहीं होना, नहीं होना मेरे को। ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कई क्या से ज़रूरी है अपने को कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट प्रॉपर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम रहेंगी एसेट की, तो कितने में बेचना है आपको मालूम रहता, कितना प्रॉफिट उसमें कमा सकते हैं मालूम होता आपको। टू शो द एसेट्स एज इट्स रीजनेबल वैल्यू, जो मैं बोला उसकी प्रॉपर वैल्यू निकालना है तो डिप्रिसिएशन जैसे आपके गाड़ियाँ बेचने वाले रहते हैं, देखो उनको वैल्यू निकालना रहता, वैल्यू निकाल के उस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा उन्होंने बोल सकते। सही, भूल गया था। टू मेंटेन द ओरिजिनल मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट, सेम वही पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से उन्हें रिपीट कर रहा है। ओके, डिप्रिसिएशन लिख ले सकते हैं ना, अकाउंटिंग फंक्शन तो वही है, वही जो पॉइंट्स है देखो इसमें खोल के जरा देखो। डिफाइन अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीधा रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, वही पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। रिकॉर्डिंग में क्या है, जैसा जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं आप, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करना, दैट इज रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग, उसको प्रॉपर अकाउंट्स में मेंटेन करना। समराइजिंग, उसको जैसा कि आप परचेज 50 बार करें तो मेरे को एक एंट्री होना रहता है टोटल परचेज कितना हुआ भाई, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। डन, चार्ट प्रॉपर। प्रोटेक्टिंग एसेट्स, अब इससे क्या होता है, अपने को अकाउंट्स मेंटेन करे तो अपने एसेट्स जो जो इन्वेस्ट करे हुए सब कुछ प्रोटेक्ट रह सकता। अब हिसाब किताब ही नहीं करेंगे तो आ रहा क्या, जा रहा क्या, बच रहा क्या, कुछ भी नहीं मालूम होता आपको। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, आप अकाउंट्स को चेक करते रहे तो आपको एनालिसिस होता है कि एनालाइज करने से ये मालूम होता है कि आप फ़ायदे में है या नुकसान में, एक बिज़नेस कैरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, बढ़ाना है बिज़नेस तो क्या करना, प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना, एक्स्ट्रा खर्चे कहाँ हो रही, ये सब किस चीज़ से मालूम होता है अपने को, अकाउंट्स। इंश्योरेंस का भी है। चलिए नेक्स्ट है सब्सिडरी बुक्स, शॉर्ट में भी दे सकता नहीं है, उसमें भी अगर 3 कॉलम खा गया तो ये 2 टाइप के प्रॉब्लम्स दे सकता हूँ। भरोसा मैं नहीं देता हूँ क्योंकि 2 पेपर देख लिया ऑलरेडी। नहीं मेरे बच्चे, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर पेपर सही नहीं है, इसलिए पूरी तैयारी से भिजा रहा हूँ। आ गई बात समझ में, बैकअप कर लेके जाओ। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स क्या रहते हैं बोले तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, 3 कॉलम कैश बुक और एक पेटी कैश बुक आती है। मेन परचेज सेल 3 कॉलम याद रख लो। सब्सिडरी बुक्स में क्या रहता है बोले तो अपने को परचेज की एंट्रियाँ परचेज बुक में चले आते, सेल के सेल बुक में चले आते, क्रेडिट के एंट्रीज परचेज सेल में जाते, कैश की एंट्रीज 3 कॉलम कैश बुक में जाते। इसको दिमाग में बैठाओ, आंसर समझ में आता। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसमें क्या है, परचेज की एंट्रियाँ परचेज में, सेल के सेल में चले गए तो आपका काम डिवाइड हो जा रहा है इसमें सबसे पहले। दूसरा इंटरनल चेक सिस्टम,
इससे जो है सब्सिडरी बुक्स में अगर कुछ भी गलतियाँ हो रही, परचेज में गलती हो रही है आपको बुक में घट जाती, सेल्स में गलती हो रही सेल्स बुक में घट जाती, आपको पूरा अकाउंट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसा मैं बोला ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ जाते हैं, परचेज सेल में। कैश ट्रांजैक्शन कहाँ जाते हैं, कैश बुक में। टेक लेस टाइम, आसान है, अपन करे हुए अकाउंट से इजीली जो है आप जल्दी से इसका टोटल वगैरह आसानी से कर ले सकते, ठीक है ना। कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं मालूम है, आगे करा रहा हूँ मैं अकाउंट से, जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। जितने चीज़ें हो सके आज कंप्लीट करा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, अपन डबल एंट्री जो करते हैं 3 कॉलम में, मालूम है आपको। तो कॉन्ट्रा एंट्री को यहाँ पे ऑपोजिट भी बोलते हैं या फिर अपने हिसाब से अपन डबल एंट्री बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रा एंट्री रेफर्स टू द एंट्री विच इफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक। Okay, when contra entries occurs, debit and credit aspects of transaction are recorded only in cash book itself. 3 column cash book में जब अपन contra entry को पास करते, okay, usually denotes by the letter C, LF column में। एग्जाम्पल डाल दो, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, डन। ये होगा contra entry का। 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछता है, देखो। चलिए, उसके बाद है आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग 8 देता, उसमें प्रैक्टिकल थियरी दोनों मिक्स रहते हैं। 4 करने का, 5 करने का, थियरी के 3-4 क्या हुआ भाई, एग्जाम है कल, कुछ भी होगा मेरे बच्चों को तो खबरदार। हाँ, मीनिंग बुक कीपिंग बोले तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी हो रहा है उसको नोट कर लेना, खलास, दैट इज बुक कीपिंग। डेली वो मेडिकलों में उसमें एंट्रियाँ रहते थे, कितने हजामा नोट करते थे, 50 रुपये 50 रुपये, दैट इज बुक कीपिंग, डन। अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, प्रॉपर अकाउंट्स में प्रॉपर चीज़ें पढ़ा रहे हो रे भाई, सबर कर। हाँ, डेली एक्टिविटी, सिर्फ ट्रांजैक्शन नोट करना बुक कीपिंग, उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ समराइजिंग तक लेके जाना अकाउंटिंग, डन। मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, पूरा आता है। स्कोप, इट्स स्कोप इज लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनका काम कितना है, खाली बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। इट्स स्कोप इज वाइडर एंड कवर्स रिकॉर्डिंग एज वेल एज इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, हर चीज़ में उन्हें पूरा कवर अप होता, कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनना उसमें से। स्किल्स, खाली नोट करने के लिए हजाम को कोई भी स्किल्स नहीं लगते, इसके क्या है, अकाउंटेंट ज़रूरी है अकाउंटिंग करने के लिए, इस वास्ते अपन पढ़ रहे कते, लीगल ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेटिंग। ब्रांचेस, इट डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस और कैटेगरी बट इंक्लूड्स 2 सिस्टम, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, ठीक है। इट इंक्लूड्स ब्रांचेस लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें जितने टाइप की अकाउंटिंग बीकॉम में पढ़ेंगे पूरे अकाउंटिंग आएंगे इसके अंदर, अकाउंट्स में। फाइनेंशियल 1 है, फाइनेंशियल 2 है, आपको एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, और एक है छठवा, नहीं 5 बराबर है, आगे नहीं तो बस है ना, एक्सपेंड कर ले सकते हैं ना इसको। नेक्स्ट है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी भी थियरी, अगर प्रॉब्लम खा गया तो थियरी देता, या नहीं तो एक प्रॉब्लम एक थियरी भी दे सकता उसमें, शॉर्ट नहीं लॉन्ग, ठीक है। अगर प्रॉब्लम दिया 2 प्रॉब्लम देता या 1 प्रॉब्लम 1 थियरी देता BRS, ओके। 4th यूनिट में, 3rd यूनिट में BRS क्या है, सिंपल, बैंक के रिकॉर्ड्स और अपने कैश बुक के रिकॉर्ड्स को तरतीब में लाना, प्रॉपर करना, रिकनसाइल करना। A bank reconciliation statement is a summary of business activity that reconciles, correct, financial details, financial details को correct करना। It ensures that payments have been processed and money has been deposited on the same date। तो इसमें अपन कोशिश करते हैं जो पेमेंट करे और जो डिपॉजिट, जो चेक आए उसी दिन डाल देना, ये सब चीज़ों को अपन मैच करने की कोशिश। An accountant prepares the reconciliation statement once in a month, हर महीने क्या होता वो एक बार बनता। In other words, BRS refers to a statement which is prepared in order to reconcile the difference between balance as per bank column of the
कैश बुक एंड पासबुक ऑन एनी गिवन डेट। बैंक का जो स्टेटमेंट है और कैश बुक का जो स्टेटमेंट है दोनों को मैच करने की कोशिश करते, जो भी डिफरेंस है उसको दूर करने की कोशिश। रीजन कई को बनाते हैं भाई, वही पॉइंट्स रिपीट करना है। इट हेल्प्स टू असर्टेन द करेक्ट पोजीशन ऑफ द ट्रेडर्स बैंक बैलेंस। बैंक में कितने एग्जैक्ट आपको कैसा मालूम होगा जब दोनों चीज़ें मैच करें। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, जो अपने को मालूम है गलतियाँ क्या क्या है उसको अपन करेक्ट करते। इट हेल्प्स टू अवॉइड फ्रॉड्स इन डॉक्यूमेंटिंग द बैंक्स ट्रांजैक्शन। इट हेल्प्स टू असर्टेन रीजन बिहाइंड द डिले इन कलेक्टिंग चेक्स वगैरह। अपन देखे कुछ चेक्स आते भेजे नहीं जाते, तो ये सब चीज़ों के अपने को बाद में रीजंस भी फाइंड आउट हो जाते। इट हेल्प्स टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट अमाउंट ऑफ चेक्स विच आर इशूड बट आर नॉट बीइंग गिवन फॉर पेमेंट। ये सब क्या है अपने को, जितने भी अपने ट्रांजैक्शन से चेक्स को रिलेटेड या डिपॉजिट्स को रिलेटेड वो सब डिटेल्स इसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाते। डन। पूछा तो ये खींच सब्सिडरी का बस क्या बोला।